दोस्तों, जम्मू कश्मीर देश का वो हिस्सा है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर ऋषि कश्यप जैसे महान संतों की तपोभूमि रही है और इसका एक बेहद गौरवशाली इतिहास भी रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच इस टेरिटरी को लेकर टग ऑफ वॉर चलती रही है, जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए एक अनस्टेबल एरिया बना रहा है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष, आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस, अलगाववाद और आतंकवाद जैसी समस्याओं के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये धरती एक समय पर स्वर्ग से ज्यादा नर्क के समान बनती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता था आर्टिकल 370 को। लेकिन दोस्तों, 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया और इस फैसले के बाद से कश्मीर में बदलाव के एक नए सूरज का उदय हुआ। आज जम्मू कश्मीर ने न सिर्फ प्रगति की राह पर कदम बढ़ाए हैं, बल्कि इसे इंडिया की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी और कल्चर के साथ भी जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर की जबरदस्त प्रोग्रेस को देखते हुए इसे न्यू इंडिया न्यू कश्मीर की टैगलाइन दी जा रही है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी नए कश्मीर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां हम समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ चल रहे मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स की भी चर्चा करेंगे, जो जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के काबिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आए चेंजेस को समझने से पहले आइए शॉर्ट में कश्मीर के समकालीन इतिहास को समझ लेते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक अंधकार युग को झेलना पड़ा था। आर्टिकल 370 एंड 35A इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के अग्रीमेंट को साइन करके इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला लिया था, उसके क्लॉज 7 में ये कहा गया था कि स्टेट के पास खुद का संविधान और सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता भी होगी। और इसी क्लॉज ने आर्टिकल 370 क्रिएशन के लिए फंडामेंटल एलिमेंट्स का काम किया। एन गोपालस्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला ने इसे ड्राफ्ट किया और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 306A के रूप में इसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया। लेकिन बाद में इस आर्टिकल का नंबर चेंज करके आर्टिकल 370 कर दिया गया। ये एक टेम्पररी प्रोविजन था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था और रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। बाकी कानूनों को एप्लीकेबल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी थी और इसमें प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए डिफरेंट लॉज बनाए गए और यहाँ अलग झंडा, अलग संविधान और अलग पीनल कोड्स भी बनाए गए थे। आर्टिकल 370 के बाद 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके आर्टिकल 35A को भी एग्जिस्टेंस में लाया गया और इस आर्टिकल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को यह ताकत दी गई कि वे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन स्टेट का परमानेंट रेसिडेंट है और कौन नहीं। इस आर्टिकल में प्रोविजन भी था कि दूसरे स्टेट्स के सिटीजन्स जम्मू एंड कश्मीर में ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना स्कॉलरशिप्स या सर्विसेज ले सकते हैं। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहा जाए तो आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट की तरह फंक्शन कर रहा था। दोस्तों, क्योंकि इस आर्टिकल के चलते कश्मीर को इंडिया में पूरी तरीके से शामिल नहीं किया जा सका, इसीलिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से कश्मीर एक अंडर डेवलप्ड स्टेट बना रहा और यहाँ का यूथ मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगा। ये टेरिटरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी डेंजरस थी, क्योंकि पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन के चलते ये आतंकवाद का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका था। यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट संगठन एक्टिव थी और इन सभी आतंकवादी संगठनों ने जम्मू एंड कश्मीर में खूब आतंक मचाया और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के डेटा के अकॉर्डिंग ईयर 2000 से लेकर 2007 के बीच टेररिस्ट द्वारा 9724 किलिंग इंसिडेंट्स किए गए। इसके बाद 2007 से किलिंग इंसिडेंट्स रिड्यूस जरूर हुए, लेकिन इस बीच कुछ दिल दहला देने वाले हमले भी आतंकवादियों द्वारा किए गए। उदाहरण के लिए 2016 में जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर के उरी टाउन के पास आर्मी कैंप पर हमला करा, जिसमें करीब 17 सोल्जर शहीद हो गए थे। इसी तरह 14 फरवरी 2019 को भारतीय सैनिकों की गाड़ियों पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलवामा अटैक किया गया, जिसमें लगभग 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते इसके विरोध में भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया एक नारा देश भर में बहुत प्रभावी हुआ कि एक देश में एक प्रधान, एक संविधान और एक निशान होना चाहिए।
लंबे समय से आर्टिकल 370 का रिमूवल भारतीय जनता पार्टी के प्लान का भी हिस्सा था और फाइनली 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। इससे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया और फिर प्रेसिडेंट रूल का यूज करके आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जो थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब दोस्तों सवाल ये है कि आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए अब मल्टीपल सेक्टर्स में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद से जम्मू एंड कश्मीर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। द राइज ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों JNK में सबसे पहला चेंज आया है यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर में, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी। दोस्तों डेटा बताता है कि 2018 में 228 इंसिडेंट्स हुए थे और इसके अलावा 143 इन्फिल्ट्रेशंस और 1767 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स भी हुए थे। इसके साथ ही टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शंस में 91 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स भी शहीद हो गए थे। लेकिन 2022 में टेररिस्ट इंसिडेंट्स 45% घटकर 125 पे आ चुके हैं, इन्फिल्ट्रेशन 90% रिड्यूस होकर 14 पर आ चुकी है और स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स 97% रिडक्शन के साथ 50 पर आ चुके हैं और इसके साथ ही 2022 में पहले से कम 31 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स ही शहीद हुए हैं। ये नंबर कम नहीं है, बेहद दुखद है, लेकिन ये भी सच है कि ये पहले से काफ़ी कम है। दोस्तों 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से हर साल ऑन एन एवरेज करीब 140 किलिंग इंसिडेंट्स हुए हैं। वहीं 2023 में यह नंबर सिर्फ 72 और 2024 में अब तक सिर्फ 4 का रहा है। आने वाले टाइम में ये फिगर्स और भी रिड्यूस होने की उम्मीद है, जिससे जम्मू एंड कश्मीर में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। इकॉनमी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में आर्टिकल 370 हटने के तुरंत बाद यहाँ की इकॉनमी 1% से श्रिंक हो गई और फिर कोविड-19 के कारण अगले साल फिर से 1.2% से श्रिंक हुई। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 से यहाँ की जीडीपी ने रिकवर करना शुरू किया और उस साल जीडीपी की ग्रोथ थी 8%, जबकि नेशनल जीडीपी की ग्रोथ 7% ही थी। 2019-20 में जम्मू एंड कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 1.2 लाख रुपीस थी, जबकि 22-23 में ये बढ़कर 1.7 लाख रुपीस हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में टूरिज्म इंडस्ट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और इस इंडस्ट्री ने सबसे रैपिड इंप्रूवमेंट दिखाई है। 2022 में यहाँ 1.9 करोड़ टूरिस्ट आए और 2023 में टूरिस्ट का नंबर बढ़कर 2.02 करोड़ पर पहुंच चुका है। सिर्फ 2022 में लगभग 27 लाख टूरिस्ट ने अकेले कश्मीर वैली को विजिट किया, जो प्रीवियस हाईएस्ट रिकॉर्ड के मुकाबले लगभग डबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 2019 के बाद 4500 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं और साथ ही 25 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया जा चुका है, जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 सालों में यहाँ पर लगभग 7,000 किलोमीटर के रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और लगभग 19,000 किलोमीटर रोड्स को ब्लैक टॉप किया गया है। 2019 तक हर दिन 8.57 किलोमीटर की रोड बन रही थी, वहीं पर 2023 में पर डे 15.75 किलोमीटर रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक्सप्रेसवे, रिंग रोड्स, टनल्स, फ्लाईओवर्स और बाईपासेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है और अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को जोड़ने के लिए 302 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर का ट्रैवल टाइम 10 घंटे से घटकर 6 घंटे हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज बनाया गया है और इसके अलावा टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ाने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में जम्मू एंड कश्मीर के पास 20,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, जिसमें से 2019 से पहले सिर्फ 3500 मेगावाट पोटेंशियल को टैप किया जा रहा था, लेकिन अगले 4 सालों में 3,000 मेगावाट कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। सौभाग्य स्कीम के अंडर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है और हर घर बिजली को इंश्योर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंदर 12 लाख एलपीजी कनेक्शंस भी दिए गए हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 30,000 करोड़ का आउटले रेडी किया है। 2022-23 में 2,153 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हुए 11,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है।
इस इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट की वजह से लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट मिला है और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भी लगभग 30,000 वैकेंसीज को फिल किया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारे लॉ में चेंजेस भी किए गए हैं और सभी सेंट्रल लॉज को जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किया गया है। इसके अलावा 205 स्टेट लॉज को रिपील किया गया है और 130 स्टेट लॉज को मॉडिफाई भी किया गया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इलेक्ट होकर एस्टैब्लिश हुआ है और पंचायत और लोकल बॉडीज को ट्रांसफर ऑफ फंड और दूसरे फंक्शंस की पावर दी गई है। बारामूला और अनंतनाग जैसे एरियाज में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और कश्मीर वैली और जम्मू एंड कश्मीर के सांबा में 2 नए एम सेटअप किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया को 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी मिली और साल भर पूरे देश भर में G20 की मीटिंग्स आयोजित हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में भी G20 समिट्स का आयोजन किया ताकि जम्मू एंड कश्मीर को ग्लोबल लेवल पर एक एडमिशन मिले। ये ग्रुप मीटिंग कश्मीर वैली में हुई और इसमें बहुत सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। आज़ादी के बाद से पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में G20 जैसा कोई इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजिक स्टेप की वजह से इंडिया ने शो किया कि कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया जिसमें करीब 1000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के इन सभी एफर्ट्स के बाद अभी भी जम्मू एंड कश्मीर को एक लंबा रास्ता तय करना है। वे फॉरवर्ड। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम को होल्ड करता है जिसे सॉल्व करने के लिए मल्टी डिमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। यानी इसमें गवर्नमेंट से लेकर सिविल सोसाइटीज़ तक हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक सर्वे के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी कश्मीरी यूथ कश्मीर में ही रहकर काम करना चाहता है। इसलिए गवर्नमेंट को कश्मीर में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा लैवेंडर्स और रोज़, ये फूल बड़ी मात्रा में कश्मीर वैली में पाए जाते हैं और इन फ्लावर्स के ऑयल की डिमांड इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा होती है और इनका मार्केट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और सदर्न यूरोप के एक देश बुल्गारिया की तो पूरी इकोनॉमी इन्हीं फूलों के तेल ने चला रखी है। अनुमान लगाया जाता है अगर कश्मीर के इन फूलों को सही से इस्तेमाल कर इनका ऑयल निकाला जाए तो इसका प्रोडक्शन पूरे बुल्गारिया के ऑयल के प्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा होगा। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर अपने अंदर एक पूरी इकोनॉमी समेटे हुए है। इसीलिए यहाँ की अग्रेरियन इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट को फंड्स और अटेंशन देने होंगे और इसके अलावा गवर्नमेंट को एक्साइल कश्मीरी पंडित के रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी कश्मीर की नेटिव पॉपुलेशन का एक सब्सटैंशियल हिस्सा रहे हैं। लास्ट में इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक हीलिंग टच की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल लेवल पर लोकल पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर लोकल पॉपुलेशन के मन में सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया के लिए एक ट्रस्ट पैदा होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर आने वाले समय में और सफलता की ऊंचाई छुए और अपने पास से ओवरकम करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करें। बाकी आपका कश्मीर इशू के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।